Hello, today we are starting with our next kingdom, that is Kingdom Protista. As in we had completed the first kingdom, that is Kingdom Monera, and we had discussed the two bifurcations or two main types, that is Archaebacteria and Eubacteria. So in this kingdom we'll discuss about Protistans. See, this group is very diverse. Okay, there is very there is a variety of organisms. इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर क्या है, इस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं. ऐसा नहीं है कि एक कैरेक्टर है तो वो एज एन पूरे किंगडम के अंदर सेम रहेगा. इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं. लाइक इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो प्लांट लाइक भी हैं, एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी हैं उनके अंदर, ठीक है, और उनके अंदर सेप्रोफाइटिक कैरेक्टर्स भी हैं, दैट इज़ फंजाई लाइक कैरेक्टर्स भी हैं. ये जो तीन किंगडम्स हैं इनका एग्रीगेशन है. एज एन ये जो किंगडम बना था ना, ये तब बना था जब हम लोगों ने मतलब वेरियस किंगडम डिस्कवर कर दिए थे और फिर पता चला अच्छा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल नॉट टोटली रिजेंबल्स द प्लांट और नॉर दे टोटली रिजेंबल्स द एनिमल्स. ठीक है, दैट्स वाई फिर इनके लिए एक अलग किंगडम बना, दैट इज किंगडम प्रोटेस्टा. तो इसके अंदर हाईएस्ट डाइवर्सिफिकेशन है, दैट यू हैव टू बी रिमेंबर. ओके, so now we are starting. The term Protista was given by Haeckel. As we know, the three kingdom classification is given by Haeckel. So Haeckel discovered a new kingdom at that time, and previously there were only the two kingdoms, that is kingdom Plantae and kingdom Animalia, and the Haeckel is the one who discovered another kingdom, that is kingdom Protista, under which he put some special organisms. We'll discuss them in further detail. Next, they are unicellular. The peculiar feature is they are unicellular, as in monerans, and the another function, another important character is they are eukaryotes. It means they are unicellular like Monera, but they are not prokaryote as in Monera. They are eukaryotes. तो एक एडवांसमेंट आया इनके अंदर. वो यूनिसेलर थे मोनेरा, ये भी यूनिसेलर है, बट यूनिसेलर होने के साथ साथ ये क्या है, यूकैरियोट्स हैं. एंड द कैरेक्टर्स ऑफ यूकैरियोट्स वी वेरी वेल नो. The membrane bound cell organelles are present in a well defined cell. A well defined nucleus will be there in the cell. Okay, and another that जो क्रोमोसोम नंबर है that will also increase. Even see in Monera, अगर हम लोग मोनेरा के अंदर देखते हैं there were only a single chromosome. ठीक है, एक ही जेनेटिक मटेरियल होता है, उससे सिंगल क्रोमोसोम बनता है. बट इन दीज दे कैन बी हैप्लॉइड, दे कैन बी डिप्लॉइड, मीन्स दे आर इंक्लूडिंग मैनी ऑर्गेनिज्म विच आर हैविंग द क्रोमोसोम्स मोर देन वन और मोर देन टू. ओके, अनदर टू दैट वी आर हैविंग, इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये हम लोगों ने बात कर ली दो मेन कैरेक्टर्स की, दैट इज दे आर यूनिसेलुलर एंड दे आर यूकैरियोट्स. ओके, और यूकैरियोटिक सेल के आप लोग को सारे कैरेक्टर्स पता हैं. इफ़ यू डोंट नो देन प्लीज़ मेमोराइज, है ना, प्लीज़ रिवाइज कीजिए और सारे कैरेक्टर्स इसके एक बार देख लीजिए, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के. ऑल्दो ये बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप इतना चैप्टर पे आगे आ गए, अभी ये नहीं आता तो बहुत अजीब बात है, लेकिन फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए. ठीक है, नाउ द एक NCERT की लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है. Their boundaries, the boundaries of Protestants are not well defined. It means इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं है. मीन्स हम लोग अगर एक कैरेक्टर देते हैं तो दैट कैरेक्टर इज नॉट सेम इन ऑल टाइप ऑफ प्रोटेस्टेंट्स. We had discussed, I had told you that there are too much variations in them. There is a diversification, है ना, हम लोगों ने बात की इनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. कोई भी कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो सेम नहीं रहेगा हर प्रोटेस्टेंट्स के अंदर, बहुत ज़्यादा डिफर करता है. देयर आर टू मेनी एक्सेप्शंस. ओके, सो इन और कोई एनिमल लाइक है, कोई प्लांट लाइक है, कोई फंजाई लाइक कैरेक्टर अपने अंदर इंक्लूड करता है. फॉर दैट पर्पज दिस लाइन इज हियर. मीन्स द बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड. मतलब एक बाउंड्री नहीं है, अच्छा यही सब कैरेक्टर होंगे प्रोटेस्टेंट्स के. नो, द कैरेक्टर्स आर टू मच डाइवर्स्ड. द नेक्स्ट थिंग इज
और मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दे आर द एंसेस्टर ऑफ, देखो यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म यहीं से स्टार्ट हुए हैं। इससे पहले वाला जो किंगडम होता था दैट इज किंगडम मोनेरा, उसके जो ऑर्गेनिजम्स होते थे वो प्रोकैरियोट होते थे। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन थे? प्रोटिस्टेंट्स थे। So we can say that they are the ancestors of all multicellular organism और all eukaryotic organism। जितने भी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या ही ये एंसेस्टर हैं, बिकॉज ये ही वो लास्ट हैं जो यूनिसेलुलर थे। इसके बाद जनरली जो किंगडम्स थे वो मल्टीसेलुलर होने लग गए थे। मैं ऐसे नहीं बोल रही, एक्सेप्शंस आर देयर, और तो उसके बाद फंजाई आता है वो मल्टीसेलुलर हैं, बट सम फंजाई लाइक ईस्ट दे आर यूनिसेलुलर। तो ऐसा नहीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म खत्म ही हो गए इनके बाद से, बट द कॉम्प्लेक्सिटी बिगिंस, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो गई थी। The next thing is, and the main important thing is, they are the connecting link between the Monerans and other three kingdom, that is kingdom Fungi, Plantae and Animalia। इन तीन किंगडम को मोनेरा से अलग करने वाला ये एक किंगडम है, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड थ्री किंगडम्स दैट आर फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ओके, नाउ मोनेरा को हम लोगों ने प्रोटिस्टा को क्या किया हुआ है, तीन मेन पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है। ये तीन मेन टाइप्स के होते हैं। ऑल्दो आफ्टर दिस विल डिस्कस द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटिस्टेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द टाइप्स, है ना। ये हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे और इनके जो सब हेड्स हैं, जो सब हेडिंग्स हैं, विल डिस्कस दैम लाइक, मतलब हम लोग इनको अलग अलग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। आगे नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक। सबसे पहले जो प्रोटिस्टेंट्स हैं वो हैं फोटोसिंथेटिक। फॉर एग्जांपल इसके अंदर तीन फर्दर क्या आते हैं, डिविजन्स आते हैं, दैट इज क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, डबल आर ओ, हाँ, पायरोफाइटा एंड यूग्लिनोफाइटा। सी क्राइसोफाइटा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे वो हैं डायटम्स। यू जस्ट हैव टू, आपको सिर्फ सुनना है अभी, है ना। यू आर नॉट सपोज, आपको ऐसा नहीं है कि आप अभी से इसको रटने लग जाओ, सिर्फ इसको एक बार ध्यान से इस क्लासिफिकेशन को हम लोग समझेंगे। एंड आफ्टर दैट जैसे हम लोग चैप्टर के अंदर प्रोसीड करेंगे, इस किंगडम के अंदर प्रोसीड करेंगे, आफ्टर द जनरल कैरेक्टर्स विल डिस्कस दैम सेपरेटली, है ना, एक एक को डिस्कस करेंगे अच्छे से, देन यू विल अंडरस्टूड द मेन थिंग। ओके, नाउ यू जस्ट हैव टू मेमोराइज, एक को आप एक समरी वे में आपको याद रखना है कि हम ये चैप्टर के अंदर पूरा पढ़ने वाले हैं। क्रिसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक, मतलब फोटोसिंथेटिक हैं तो ये क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, ऑब्वियस बात है, दे आर ऑटोट्रॉफिक। अगर ये फोटोसिंथेटिक हैं तो दे आर ऑटोट्रॉफिक, मीन्स दे आर कैपेबल ऑफ producing their own food by their own, they are capable of producing their food by their own with the help of फोटो मीन्स लाइट। लाइट ही हेल्प से अपना खाना खुद सिंथेसाइज करेंगे। इट मीन्स दे आर हैविंग क्लोरोफिल और सम पिगमेंट्स। ओके, सो दैट यू हैव टू बी रिमेंबर कि फोटोसिंथेसिस करते हैं तो सम पिगमेंट्स विल बी देयर। ओके, और वो पिगमेंट्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, मेनली क्लोरोफिल तो होगा ही होगा। तो द सब डिविजन्स आर क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के अंदर आते हैं आपके डायटम्स और डेस्मिड, वी कैन से, विल डिस्कस फर्दर, है ना, आपको सिर्फ अभी याद रखना है। नेक्स्ट आपका सेकेंड ग्रुप जो आता है, सब डिविजन जो आता है वो है पायरोफाइटा। इसके अंदर जो आते हैं वो हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। एंड जो थर्ड इज यूग्लिनोफाइटा, जिसके अंदर आपका आता है यूग्लिना। नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, ये लोग फोटोसिंथेटिक हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, बट व्हाट इज देयर इफ देयर विल नॉट बी सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा, अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्राइसोफाइट्स और पायरोफाइट्स फोटो मतलब अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, बट यूग्लिना जो है फोटोसिंथेसिस अगर कर पा रहा है तो इट्स ओके, मतलब अगर सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस करके फूड ले लेगा। बट इफ अगर लाइट नहीं है इन केस तो ये होलोजोइक बन जाता है। होलोजोइक मीन्स आई टोल्ड यू it is a type of heterotrophic mode of nutrition in which a organism takes the food in a complex form.
फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेता है, देन ही और शी विल डाइजेस्ट इट, उसको क्या करता है वो डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद एसिमिलेशन एंड देन उस पर्टिकुलर फूड का एक्सक्रीशन भी होता है। मीन्स इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बाहर से सिंपलर फॉर्म में फूड नहीं लिया जाता कि लेते ही बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। नो, वी हैव सम, मतलब हम जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना लेते हैं तो कुछ स्पेशल हमारे अंदर क्या है, प्रोसेसेस हैं जो उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में कन्वर्ट करेंगे, है ना, जो हम लोगों ने 10th में पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा है, दैट इज डाइजेशन वाला पार्ट, ठीक है, न्यूट्रिशन वाला पार्ट। तो होलोजोइक वो होंगे जो कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम करते हैं। तो ये अगर ये यूग्लिनोफाइटा अगर फोटोसिंथेसिस हुई कर पाए लाइट के प्रेजेंस में तो ठीक है, इनको मिल रहा है अपना खाना। बट इफ लाइट इज नॉट देयर दे एक्ट एज होलोजोइक, दे कंज्यूम द ऑर्गेनिज्म एंड दे डिराइव देयर फूड और एनर्जी बाय दैट। नाउ ये जो फोटोसिंथेटिक ग्रुप है ना, इसको हम लोग एनिमल लाइक बोल सकते हैं, प्लांट लाइक बिल्कुल बोल सकते हैं। इट इज़ द पिक्यूलियर कैरेक्टर ऑफ प्लांट ओनली, सो विल से द फोटोसिंथेटिक। और ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर ये सब क्या है, प्लांट्स लाइक। द नेक्स्ट इज सेप्रोफिटिक। द सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टेंस आर फंजाई लाइक, इनको सूडो फंजाई भी हम लोग बोलते हैं। ओके, दे आर फंजाई लाइक। फंजाई इज द नेक्स्ट किंगडम, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। एंड इसके अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म आता है, एक मेन डिवीजन आता है, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स, है ना। इसके अंदर फर्दर क्या है एग्जांपल्स हैं, बट द मेन इज स्लाइम मोल्ड्स, है ना। मेन ग्रुप को हम लोग स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। द मोल्ड टर्म इज जनरली यूज्ड फॉर फंजाई। सी, ये जो मोल्ड टर्म है ना, ये हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, फंजाई के लिए। तो इनमें बहुत सारे कैरेक्टर फंजाई के हैं। द मेन कैरेक्टर इज दे आर सेप्रोफाइटिक, मीन्स दे आर डीकम्पोजर्स। Saprophytic are the organisms which feed on dead and decay matter. They are saprophytes, and the nutrition is saprophytic nutrition. So slime molds, और slime molds को हम लोग plasmodium बोलते हैं। The slime molds में क्या होता है, बहुत सारी सेल्स एक जगह आती हैं, एक एग्रीगेशन बनाती हैं, ठीक है, और वो जितनी भी सेल्स हैं वो डिजॉल्व हो जाती हैं, एक सिंगल सेल रहता है, ठीक है, और बीच में खूब सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं। और साइड में स्लाइम लेयर रिलीज होती है, एक लेयर रिलीज होती है इन सब के साइड में, जिसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इट इज टर्म्ड एज प्लाज्मोडियम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल भी होता है किसका, स्पोरोजोन्स का, दैट इज प्लाज्मोडियम। वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द प्लाज्मोडियम एंड दिस प्लाज्मोडियम। ओके, तो स्लाइम मोल्ड समझ में आया, दे आर फंजाई लाइक। द नेक्स्ट आर प्रोटोजोन्स। सी, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव एंड जोआ मीन्स एनिमल। ये प्रिमिटिव टाइप के एनिमल हैं, सो विल कॉल देम एनिमल लाइक। दे आर एनिमल लाइक। सो यहीं पे कितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है। कोई प्लांट लाइक है, एक ग्रुप तो प्लांट लाइक है, एक ग्रुप फंजाई के कैरेक्टर्स इंक्लूड करता है, एक ग्रुप के अंदर सारे एनिमल के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है ना। ऐसा नहीं होता कि अच्छा एक ही कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो डिफर कर रहे हैं। नाउ अगर इनके सब हेड्स पढ़े हम लोग, इनके सब डिविजन्स पढ़े हैं, दैट इज सार्कोडीना, सिलिएटा, ज़ूफ्लैजिलेटा एंड स्पोरोजोन्स। इन सार्कोडीना लाइक अमीबा, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। सार्कोडीना में क्या एग्जाम्पल होगा, अमीबा। सिलिएटा में पैरामीशियम, वी नो पैरामीशियम, एंड ज़ूफ्लैजिलेटा में ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, और जियार्डिया विल डिस्कस फर्दर। स्पोरोजोन्स के अंदर प्लाज्मोडियम। नाउ विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन दिस प्लाज्मोडियम एंड दिस। हेयर ये सिर्फ एक एग्रीगेशन है। जब स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ना वो एक जगह आते हैं, जैसे खूब सारे स्लाइम मोल्ड्स हैं, वो एक जगह आते हैं और सबकी जो वॉल है ना, सेल वॉल है, वो डिज़ोल्व हो जाती है और सिर्फ न्यूक्लियस बचता है और एक सेल हो जाती है और साइड में एक स्लाइमी लेयर रिलीज हो जाती है, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। इट इज़ अ स्टेट। इन केस ऑफ सेप्रोफाइट इट इज़ अ स्टेट दैट इज प्लाज्मोडियम, but in case of protozoans
इट इज़ अ जीनस विच इज़ प्लाज्मोडियम। ये एक जीनस है जो किसके अंदर आता है, स्पोरोजोन्स के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये वाला प्लाज्मोडियम यूनिसेल्युलर होता है एंड दिस प्लाज्मोडियम इज मल्टी, बिकॉज खूब सारी सेल्स ने एग्रीगेट होके एक स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज प्लाज्मोडियम। एंड ये क्या है, एक जीनस है जो कि यूनिसेल्युलर है और पैरासिटिक है, ठीक है। ये हिट्रोट्रॉफिक है, ऑल्दो ये भी डिफरेंस है इनके अंदर, ठीक है। तो आपको मेन चीज़ें ध्यान रखनी है। प्रोटोजोन्स के अंदर जो स्पोरोजोन्स हैं उनके अंदर एक एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, दैट इज एक जीनस है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है। यहाँ पे एक एग्रीगेशन को हम लोग प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं, एक एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर को, ये इट इज़ अ स्ट्रक्चर जस्ट एंड इट इज़ अ ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंस ध्यान रखना है, एक जगह तो एक ऑर्गेनिज्म है और एक जगह वो स्टेट है, एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं। ओके, सो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सम 2-3 कैरेक्टर्स, द मेन कैरेक्टर्स एंड the main classification of protozoans. Now we'll discuss the general characters of the general characters of Protista, okay, and after that we'll discuss them separately. Now we'll discuss the general characters, the more general characters, okay. First of all, the protistans are aquatic, they are aquatic and the aquatic can be दोनों टाइप के हो सकते हैं, that is fresh water aquatic भी हो सकते हैं and marine both, okay. So the aquatic condition is must for their survival, ठीक है, whether they can be fresh water whether they can be marine, and the main thing is the aquatic condition जो है वो necessary है, ये चीज़ होनी चाहिए. The next thing is the cell wall. The cell wall is may or may not be present. If present, it is always cellulosic, and the examples are dinoflagellates and diatoms. These two, which are the example of photosynthetic type of protist, and they are the protists which are having cell wall which is made up of cellulose. The another group which do not have the cell wall, they are Euglena and protozoans. So the protozoa, that is the last category we had discussed. Okay, now we'll discuss the motility or locomotion. They have varied locomotory organs. They have a variety of locomotory organs. For example, they have pseudopodia in case of amoeba or ant amoeba histolytica. Okay, these are the examples. The next, they can also have flagella, like in the case of trypanosoma. They also can have cilia, as in the case of paramecium. So they have different type of locomotory organs, whether they have pseudopodia, flagella or cilia. The cilia is the fastest mode of locomotion. cilia से सबसे fastest locomotion होता है. The next thing is we'll discuss the mode of nutrition. As we all know, the nutrition is too much diversified. Okay, nutrition बहुत क्या है, diversified है इनके अंदर, और nutrition के basis पे हम लोगों ने इनको mainly divide किया था. Okay, that is photosynthetic, that is saprophytic and protozoans. So now they can be photosynthetic. We know examples are diatoms, dinoflagellates, and some euglenoids. They can be saprophytic, that is slime molds. They can be holozoic, that is some protozoans, and they can be parasitic, that is also some protozoans. Now another category under mode of nutrition is mixophytic mode of nutrition. The term mixophytic means the mixture of two or dual mode of nutrition. So the organism which comes under mixophytic mode of nutrition, they perform the dual mode of nutrition, means they are having two mode of nutrition. For example, Euglena. You know very well why Euglena? Because Euglena is the only protestan which is having normally the photosynthetic mode of nutrition, but in case of when light is not there, it can also perform holozoic mode of nutrition. The next is, if we will discuss the mode of reproduction, they perform both type of reproduction, that is asexual and sexual both. See, इससे पहले जो हम लोगों ने मोनेरन्स पढ़े थे, they only and only perform asexual reproduction, ठीक है. True sexual reproduction is totally absent in monerans, but a similar
phenomena which is not true sexual reproduction like transduction, conjugation and transfusion will be there, but वो क्या नहीं है, true sexual reproduction नहीं है. But the protistans are the only organism which start the sexual reproduction for the first time. So the sexual reproduction is firstly seen in protistans. That you have to be remembered. It is very peculiar character of them. The next thing is, when we'll discuss about asexual reproduction, it is under favorable condition. Generally जब भी favorable condition रहेंगी, they prefer asexual mode of nutrition, that is reproduction. For example, asexual अलग अलग mode से हो सकता है, that is through binary fission, that is in case of amoeba, in case of paramecium, euglena. They can also perform multiple fission, for example amoeba, ठीक है. They can also perform spore formation. The spore formation is a type of asexual reproduction which is the peculiar feature of fungi that are saprophytic, and some protistans which which are more similar to fungi are the saprophytic protistans that are slime molds. So slime molds will have to have the spore formation type of asexual reproduction because they are saprophytic type of protistans. तो ये फंजाई की तरह हैं. आपके जो प्रोटिस्टेंस होते हैं, ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टेंस दैट इज स्लाइम मोल्ड्स, ये फंजाई की तरह होते हैं. तो इनके पास क्या है, फंजाई जैसा एसेक्सुअल मोड है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन. तो ये किसके अंदर होगा, इन स्लाइम मोल्ड्स. And another form is asexual, that is cyst formation. The cyst formation is not a true asexual reproduction, but it is the it is a process or phenomena to withstand the extreme environmental conditions. Sometimes the environmental conditions are not are not that much favored so that the organism can reproduce. So in that condition, it is generally secrete a thick coat or cyst, that is a cyst formation, and it can capable of withstanding the the unfavorable conditions of the environment. Okay, and after that condition, जब cyst form जब normal condition आ जाएंगी तो वो cyst को हटा लेगा और normal reproduction करने लग जाएगा. The next thing is sexual reproduction. The sexual reproduction is generally termed as syngamy. What is syngamy? Syngamy is fusion of two gametes. As we all know, in sexual reproduction, the two peculiar features will be there. The first is formation of gametes, and the second is formation of zygote will be there. So the gamete formation can be of the gametes can be of three types. So the type of syngamy जो है वो 3 टाइप की हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ कैसे गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं. गैमेट्स की जो मॉर्फोलॉजी है या फिर जेनेटिक्स है वो कैसी है, जो गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं वो किस टाइप के हैं, इसके बेसिस पे जो सिंगैमी है दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, वो 3 तरीके का हो सकता है. दैट इज आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओओगैमी. नाउ विल हम लोग इनको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी एंड देयर जेनेटिक्स. नाउ आइसोगैमी के अंदर क्या होगा, जो आइसो मीन्स सेम, तो इनकी मॉर्फोलॉजी जो होगी आइसोगैमेट्स की वो सेम होगी. मेल और फीमेल जो भी होंगे ये क्या होंगे, गैमेट्स दोनों सेम होंगे. बट अगर जेनेटिक्स की बात करें, दैट इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और वी कैन से द क्रोमोजोमल दैट इज जेनेटिक मटेरियल जो इनका होगा वो सेम भी हो सकता है और दैट इज डिसिमिलर भी हो सकता है. सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है. मॉर्फोलॉजी तो हमेशा सिमिलर होगी, जेनेटिक विल बी सिमिलर और वी कैन से डिसिमिलर. इन अनआइसोगैमस द मॉर्फोलॉजी विल ऑलवेज डिसिमिलर, बिल्कुल डिफरेंट होंगे दिखने में, और जेनेटिक्स डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है. इन केस ऑफ oogammy, oogammy is a special type of syngamy in which both the morphology and genetics of the gametes is always dissimilar. They are morphologically as well as genetically dissimilar. For example, जो मेल होगा, ठीक है, डिसिमिलर है ना. जो मेल होगा वो क्या होता है, मोटाइल होता है, बिकॉज इट इज़ हैविंग सम मोटिलिटी स्ट्रक्चर्स लाइक फ्लैजेला. ओके, एंड क्या होता है, स्मॉल होता है. स्मॉल एंड मोटाइल इज मेल, एंड द फीमेल इज comparatively large and stationary because it is not having any locomotory organ like flagella, so it can't move, that's why it is stationary. तो oogamous के अंदर मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों ही डिसिमिलर होती हैं ऑर्गेनिज्म की. ठीक है,
सो ये क्या हो गया, 3 टाइप की सिंगैमी हो गई दैट कम्स अंडर sexual reproduction that you have to be remember. And the example also like isogamy कौन perform करते हैं, dinoflagellates that are your photosynthetic protistans and slime molds that are saprophytic protistans. Some dinoflagellates perform anisogamy and oogamy is performed by protozoans. Okay, now we'll discuss the life cycle. The life cycle is of 2 types, that is haplontic and diplontic. See, they can be haploid or diploid. As we know कि जो आपके मोनेरा होते थे वो जनरली हैप्लॉइड होते थे. Why haploid? Because they just have the only one chromosome. But in case of protista they can contain more than 2 chromosomes sometimes. तो ये हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं. हैप्लॉइड इज व्हेन दे आर हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड डिप्लॉइड इज व्हेन दे आर हैविंग 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम. द सेट्स, ठीक है, सिंगल सेट रहेगा यहाँ पे, 2 के सेट रहेंगे यहाँ पे, सिंगल सेट रहेगा. सो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. अब मुझे एक चीज़ आपको याद रखनी है, देखिए हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गैमेट जो होता है ना, एक यूनिवर्सल चीज़ ध्यान रखिएगा. यहाँ एक मैं चीज़ लिख रही हूँ बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी स्पेस. यहाँ पे लिख रहे हैं जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे. दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ. whether the gametes can be of any living organism, they are always haploid. ठीक है, whether they are of animal, of human, of plants, of some microorganisms, किसी के भी हों, they are always क्या होंगे, वो haploid होंगे. And the zygote of every living organism will always be diploid. ये 2 चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है. These 2 are the universal truth in biology. बिल्कुल आपको एकदम से रट्टा लगा लेना है, बिकॉज इस चीज़ को अगर आपको याद हो गई, लाइफ साइकिल आपको आराम से समझ आ जाएगी. नाउ जो हैप्लॉन्टिक होते हैं ये ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होते हैं. हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. जो डिप्लॉन्टिक होते हैं दे आर हैविंग 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम इन देयर होल बॉडी. ठीक है, और दे आर विद अ सिंगल क्रोमोसोम विद इन देयर होल बॉडी. नाउ होगा क्या, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर एक ऑर्गेनिज्म n है, हैप्लॉइड है, और उसको बनाना है जायगोट. क्या बनाना है, गैमेट. गैमेट हमेशा क्या बनेंगे, n बनेंगे, और जायगोट से क्या बन जाएगा, गैमेट से क्या बन जाएगा, जायगोट, और जायगोट से वापस पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा. तो आई वॉन्ट टू आस्क अ थिंग, अगर मुझे ऑर्गेनिज्म से गैमेट बनाना है और गैमेट से जायगोट, तो गैमेट बनाने के लिए कौन सा टाइप ऑफ सेल डिवीजन करूं जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम हो, दैट इज माइटोसिस. तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कौन सा डिवीजन हो रहा है इन केस ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, द माइटोसिस. एंड ये जायगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 जो गैमेट बनेंगे वो दोनों फ्यूज करेंगे, जायगोट बन गया. अब जायगोट से जब पूरा बॉडी बनेगा तो किस टाइप का किस टाइप का सेल डिवीजन करवाना पड़ेगा मुझे, बिकॉज आई वॉन्ट जस्ट हाफ नंबर ऑफ द जायगोट इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी. सो आई हैव टू हैव परफॉर्म, और इट्स सेल हैव टू हैव परफॉर्म मियोसिस करना पड़ेगा इसको. सो the term zygotic meiosis means the meiosis occurs once in the life cycle during the formation of the body from zygote. तो zygotic meiosis होता है in case of haplontic organism, that is haploid organism. In case of diploid organism, body क्या है, diploid है, क्या बनाएगा, zygote, that is always an gamete. मैं गैमेट को जायगोट बोल रही हूँ, ठीक है. तो ये क्या होगा, हमेशा गैमेट होगा, और गैमेट से क्या बनेगा, जायगोट बनेगा. जायगोट विल ऑलवेज बी योर डिप्लॉइड, दैट इज 2n. नाउ टेल मी, मुझे 2n से n गैमेट्स बनाने हैं, विच टाइप ऑफ डिवीजन शुड आई प्रेफर, कौन सा डिवीजन मुझे करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स मियोसिस, बिकॉज नंबर हाफ करना, और हाफ तो हमेशा मियोसिस में होता है. एंड देन जायगोट बन गया, और जायगोट से जब वापस पूरा बॉडी बनेगा तो कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा, बिकॉज सेम रखना है नंबर, जायगोट भी सेम है और ऑर्गेनिज्म भी तो 2n ही है. तो ये क्या करेगा यहाँ पे, माइटोसिस. सो द फैक्ट इज, इन द केस ऑफ हैप्लॉन्टिक
life cycle, the organism have to undergo the zygotic meiosis, but in the case of diploid organism, the organism that is the diploid organism undergo the meiotic type of division, the meiotic type of, in the gametic type of meiosis. So the meiosis generally, जो आपका meiosis है वो लाइफ साइकिल में आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं meiosis तो होगा, वेदर इट कैन बी zygotic meiosis और वेदर इट कैन बी gametic meiosis, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लाइफ साइकिल हो गया जनरली, ठीक है। नाउ विल डिस्कस, अब ये जो लाइफ साइकिल्स होती है इसके एग्जांपल्स हम लोग फर्दर जब हम लोग ग्रुप्स पढ़ेंगे तो उनमें बताएंगे कि किनका हैप्लॉन्टिक होता है, किनका डिप्लॉन्टिक होता है, ठीक है। Now in next video we'll separately discuss all the classes, all the subdivisions of protistans like photosynthetic protista, ठीक है, saprophytic protista and protozoans type of protista. Okay, thank you.